हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। तो आज हम अपने इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें हम अपने 5 मेन एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, जो है प्राइस एक्सपेक्टेशन, टाइप ऑफ गुड्स, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इमरजेंसी एंड चेंज इन इनकम। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड को समझने से पहले आपको डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो डिमांड क्या है? किसी कमोडिटी का वो अमाउंट जो एक कंज्यूमर विलिंग है और एबल है परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे कंज्यूमर विलिंग है और एबल है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदना चाहता है बट वो अफोर्ड नहीं कर सकता उन्हें। तो डिमांड क्या है? ये मैक्सिमम अमाउंट है किसी भी कमोडिटी का जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है और उसके पास अफोर्डेबिलिटी भी है कि वो उस चीज़ को खरीद सकता है इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या स्टेट करता है कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज़ होता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, और जब उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उसकी जो डिमांड है वो कम होती है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसको हमने डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। हमारा ये लॉ ऑफ डिमांड मोस्टली हर गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है, बट कई कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता। तो उन सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो हमारे पास मेनली 5 एक्सेप्शंस हैं टू द लॉ ऑफ डिमांड। वो उन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करती हैं जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। तो वो कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ प्राइस एक्सपेक्टेशन। प्राइस एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर की प्राइस को रिलेटेड एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करता है कि वो इन फ्यूचर के लिए किसी सर्टेन कमोडिटी की प्राइसेस को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन फ्यूचर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है तो वो प्रेजेंट टाइम पे उसको ज़्यादा खरीद लेगा, अपने पास स्टॉक रख लेगा, चाहे वो अभी हाई प्राइस ही हो। ठीक है। तो सिमिलरली अगर उसको ये लगता है कि इन फ्यूचर उसी कमोडिटी या किसी और कमोडिटी का प्राइस गिरने वाला है, कम होने वाला है, तो अपनी वो परचेजेस को पोस्टपोन कर लेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि अगर प्राइजेस इन फ्यूचर कम होने वाले हैं तो मैं उसके बेनिफिट्स ले लूँ इन फ्यूचर रेदर देन बाइंग एट हाई प्राइजेस नाउ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी वेजिटेबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे मेनली अनियंस और टोमेटोज़ का प्राइस इंक्रीज़ होता रहता है एट वेरी हाई लेवल। तो उस टाइम पे कंज्यूमर्स क्या करते हैं? अगर उनको ये लगता है कि इन फ्यूचर अब प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है या इन फ्यूचर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो वो उनको बाय कर लेते हैं अभी और उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर उनको हाई प्राइस पे ना करना पड़े। तो उससे क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम पे उस कमोडिटी की डिमांड जो है इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ टाइप ऑफ गुड्स। जो हमारे टाइप ऑफ गुड्स हैं इसमें हम इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स एंड वेबलन गुड्स का इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो क्यों एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट इज़ इन्फीरियर गुड्स। ये वो गुड्स होती हैं जहाँ पे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होने से उस गुड्स की डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। जनरली इन्फीरियर गुड्स में लो क्वालिटी गुड्स आती हैं जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी द्वारा कंज्यूम की जाती हैं फॉर देयर सर्वाइवल। सो कंज्यूमर की जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो इन्फीरियर गुड्स से मच बेटर जो गुड्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर उसकी इनकम जो है पुअर सेक्शन की डिक्रीज़ हो रही है तो वो इन्फीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट करता है फ्रॉम द गुड क्वालिटी और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो जिससे हमारी जो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ अगर कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज़ हो गई है मार्केट में तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हम यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इन्फीरियर गुड्स मान रहे हैं, क्योंकि लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बजाय अपनी पर्सनल जो व्हीकल्स हैं उनको यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ गुड्स इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स इन्फीरियर गुड्स की ही चीपर वैरायटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। मार्केट में कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो अपने सुपीरियर सब्स्टिट्यूट से कम रेट में मिलती हैं, जो उनसे चीपर हैं और हाउस होल्ड्स द्वारा कंज्यूम की जाती हैं एज एन एसेंशियल कमोडिटी लाइक बाजरा। जब ऐसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि इन प्राइस में इंक्रीज़ आएगा तो
जो हाउस होल्ड्स हैं वो जो सुपीरियर सब्स्टिट्यूट को कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कंजम्पशन को कम कर देंगे और गिवन गुड्स की डिमांड को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि उसकी जो इनकम है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो सेम ही है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि एक पुअर हाउस होल्ड की मिनिमम मंथली कंजम्पशन है 40 kg बाजरा एंड 10 kg राइस, और मार्केट में इनका प्राइस क्या है, बाजरा का ₹5 पर केजी एंड राइस का ₹20 पर केजी। तो ये प्राइस ही डिफाइन कर रहा है कि कौन सी कॉमोडिटी गिवन गुड है और कौन सी सुपीरियर सब्स्टिट्यूट। क्योंकि राइस का प्राइस 20 है तो वो क्या है, सुपीरियर सब्स्टिट्यूट, और बाजरा का 5 पर केजी जो कि रिलेटिवली राइस के बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो क्या है, हमारा गिवन गुड। और कंज्यूमर अपनी इनकम का ₹400 इन्हीं दोनों कमोडिटीज़ पे खर्च कर रहा है। सपोज बाजरा का प्राइस इंक्रीज़ होकर 5 से 6 हो जाता है, तो अब हाउस होल्ड को अपनी जो राइस की कंजम्पशन है उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा बाय 3 kg, और बाजरा की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा टू 43 kg इन ऑर्डर टू मीट द मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ 50 kg फूड ग्रेन्स इन दैट बजट ओनली, कि उसको अपने 400 के बजट में 50 kg की कंजम्पशन को अगर मेंटेन रखना है तो उसको 43 kg ऑफ बाजरा एंड 7 kg ऑफ राइस को कंज्यूम करना पड़ेगा एट प्राइस ऑफ ₹6 पर kg ऑफ बाजरा एंड 20 per kg of rice. Now the third type of goods is Veblen goods. Veblen goods लग्जरी गुड्स की ही टाइप होती हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है जब इनका प्राइस इंक्रीज़ होता है। ये टर्म जो है इकोनॉमिस्ट टी वेबलन द्वारा दी गई थी, इसलिए इन गुड्स को वेबलन गुड्स भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम कंज्यूमर्स डिस्टिंक्ट और कॉस्टली गुड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको लगता है ये जो कॉस्टली गुड्स हैं उनकी सोसाइटी में स्टेटस को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसलिए लोग उनको इवन हाई प्राइस पे भी ख़रीदते हैं टू शो कि वो बेटर हैं, रिच हैं अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी से जिससे वो बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंज्यूमर रोलेक्स वॉच खरीदता है एट प्राइस 3 लाख, तो वो यूजुअली क्या चाहेगा कि हर किसी को पता चले कि उसने इतनी महंगी घड़ी खरीदी है, क्योंकि वो बिलीव करता है कि उसका जो प्राइस है उसकी घड़ी का 3 लाख रुपीज़ वो सोसाइटी में पब्लिक में एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है और एक उसकी जो स्टेटस है उसके लिए एक पॉजिटिव परसेप्शन बना रहा है। अकॉर्डिंगली क्या होगा कि और भी लोग उस घड़ी की डिमांड करना शुरू कर देंगे मार्केट में। तो यहाँ पे क्या है कि चाहे प्राइस घड़ी का ज़्यादा है तब भी उसको ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट में। तो रोलेक्स वॉच क्या हुई, एक वेबलन गुड हुई, इट्स टाइप ऑफ लग्जरी गुड्स कि ये जो कंज्यूमर्स हैं उनके स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रही है। लेट्स अज्यूम कि रोलेक्स वाले अपने एक आउटलेट स्टोर खोलते हैं विद डिफरेंट टारगेट कंज्यूमर्स की अब वो सिमिलर फीचर के साथ घड़ी ला रहे हैं लेकिन लो इनकम ग्रुप वालों के लिए कि वो अफोर्ड कर सकें। तो सडनली क्या होगा कि अब हर कोई रोलेक्स वॉच को ख़रीद सकेगा बिकॉज वो जस्ट 30,000 से स्टार्ट हो रही है। तो इससे क्या होगा, रोलेक्स अब प्रेस्टाइज का साइन नहीं रहेगा, वो स्टेटस को शो नहीं करेगा। अब वो जो हाई इनकम ग्रुप था वो इसको एज अ अपना स्टेटस सिंबल नहीं लेगा, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पहले से। जो वेबलेंस गुड्स होती हैं इनकी डिमांड तभी इंक्रीज़ होती है जब प्राइजेज़ हाई हों। जैसे ही प्राइस कम होता है तो ये वेबलेंस गुड्स नहीं रहती, ये लग्जरी आइटम्स नहीं रहती, इसलिए इनकी डिमांड भी कम हो जाती है विद फॉल इन प्राइस। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड्स इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो साथ में कंज्यूम की जाती हैं, विच आर यूज टुगेदर लाइक शू और पॉलिश, कार एंड डीजल। जब किसी एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज होती है, चाहे हाई ही प्राइजेस क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में डीवीडी प्लेयर का प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो गया, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ होगी क्योंकि कंज्यूमर प्राइस कम होने पे डिमांड इंक्रीज़ करते हैं। पर इसके साथ साथ जो डीवीडीज़ हैं उसकी डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि डीवीडी प्लेयर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो उसमें चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो डीवीडीज़ की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी चाहे वो हाई प्राइस पे ही क्यों ना बिक रही हो मार्केट में। सो डीवीडी का प्राइस चाहे हाई हो
तब भी उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट गुड्स टू ईच अदर. Now the next exception to the demand is change in taste and fashion. मार्केट में फैशन में क्या चेंज आ रहा है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, वो सब कमोडिटीज़ की डिमांड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. जब कोई भी कमोडिटी आउट ऑफ फैशन हो जाती है या फिर कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, तो वहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता, वो इनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदते ही नहीं हैं, चाहे उन गुड्स का प्राइस कम ही क्यों ना हो, चाहे वो चीपर रेट पे अवेलेबल क्यों ना हो, कंज्यूमर उसको खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं या उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कपड़े की बात करें, क्लॉथ मार्केट की, तो कंज्यूमर्स ओल्ड फैशंस कपड़े नहीं खरीदते अभी, क्यों, चाहे वो चीपर रेट पे ही अवेलेबल क्यों ना हो. वो क्या प्रेफर करते हैं, फैशनेबल क्लोथ्स जो ट्रेंड में चल रहे हैं, जो मार्केट में फैशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, चाहे उनके प्राइजेस हाई ही क्यों ना हो. तो यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वो हाई प्राइजेस पे भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं. Now the next exception is emergency. In case of emergency like war, man-made और natural disaster, लोगों को ये डर रहता है कि essential goods की कहीं शॉर्टेज ना हो जाए घर पे. तो इन सच सिचुएशंस वो एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर देते हैं, इवन एट हाई प्राइजेस. अगर हम कोविड की ही बात करें, तो जब लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को परचेज़ करना शुरू कर दिया कि इन फ्यूचर लॉकडाउन है तो पता नहीं गुड्स अवेलेबल हों या ना हो, घर पे शॉर्टेज ना हो जाए. तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बल्क में ख़रीदना शुरू कर दिया, इवन एट हाई प्राइजेस. अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, तो कई कंट्रीज़ में इवन टॉयलेट पेपर्स की शॉर्टेज होगी इस वजह से. तो यहाँ पे भी हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इवन एट हाई प्राइजेस कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग मोर. Now the last exception to the law of demand is change in income. जो हम कोई भी कमोडिटी है मार्केट में, उसकी डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं होती, जो कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट है, बट ऐसा इन रियलिटी नहीं है, क्योंकि इनकम चेंज होने से भी डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है. क्योंकि अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसकी अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो एज अ रिज़ल्ट वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है, तो डिमांड में इंक्रीज आता है. ऐसे ही अगर उसकी इनकम जो है वो कम हो जाए तो वो स्किप कर देगा अपनी कुछ परचेजेस, इससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में. तो इसीलिए चेंज इन इनकम इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ किसी कंज्यूमर की इनकम ₹300 है और उसका जो रेस्टोरेंट मील का प्राइस है ₹100, तो उससे वो एक दिन में मैक्स टू मैक्स 3 मील्स ही बाय कर सकता है. बट अगर उसकी इनकम इंक्रीज होकर 500 हो जाती है, तो अब वो कितने मील्स अफोर्ड कर पाएगा, 5 मील्स पर डे एट द रेस्टोरेंट, जिससे उसको सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा मिलेगी. तो इट इम्प्लाइज कि इनकम में चेंज आने से डिमांड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है. लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आएगा. तो यहाँ पे प्राइस में हमारा कोई भी चेंज नहीं आ रहा, बट ड्यू टू चेंज इन इनकम हमारी जो डिमांड है वो चेंज हो रही है. So these are some exceptions where the inverse relationship between price and quantity demanded doesn't follow. कि प्राइस में इंक्रीज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, प्राइस में डिक्रीज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा. इसलिए जो हमारा डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि डिमांड इंक्रीज होती है विद एन इंक्रीज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा. So it was all about today's topic. If you like this video, like, comment and share. And if you have any doubt or you want to ask anything, ask us in comments and don't forget to subscribe our channel. Thank you.